नमस्कार, मैं हूं अमित पाटीदार और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम डिजियाना न्यूज़ निमाड़ के मेरा निमाड़ मेरी आवाज़ में। आज ये कार्यक्रम हमारा विशेष क्यों है? ये कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि मेरा निमाड़ मेरी आवाज़ केवल मेरी ही आवाज़ नहीं है, एक आम जनता की आवाज़ है जिसे हम सही मंच के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि, शासन और प्रशासन के पास रखेंगे। इसी स्पेशल एपिसोड में आज हमने दोनों जनप्रतिनिधि आदरणीय बाबूलाल जी महाजन एवं आदरणीय रवि जोशी जी को बुलाया है। हमारे पूर्व एमएलए और अभी जो वर्तमान एमएलए हैं दोनों को। ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम इसलिए नहीं है कि हम यहाँ कोई बहस कर सकें या कोई तीखी एक दूसरे की आलोचना कर सकें। हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारा खरगोन खड़ा क्या है और जनप्रतिनिधि इसके लिए कर क्या रहे हैं, आगे इनके प्लान्स क्या है और अभी तक खरगोन ने क्या सौगात दी है। आइए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करूंगा बाबूलाल जी, आदरणीय रवि जी आपका भी। अब चर्चा का मुख्य उद्देश्य हमारा सबसे करंट टॉपिक चल रहा है। सर्वप्रथम कोरोना एक बहुत बड़ी त्रासदी हमने सहन करी है, कई अपनों को हमने इसमें खोया है और कई कटु अनुभव भी किए हैं। अब कोरोना में हम कितने सफल रहे, कितने विफल रहे, ये बात मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि कोरोना को क्या हमने मैनेज सही तरीके से किया है, क्या हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट कोरोना में सही रहा है, और अगर सही नहीं रहा है तो हमारी चूक कहाँ कहाँ हो गई। सबसे पहले तो मैं डिजियाना के सभी मित्रों को, सभी सहयोगियों को, डायरेक्टर को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा मंच प्रारंभ किया है जो निमाड़ की आवाज़, मेरा निमाड़ मेरी आवाज़ के नाम से जो शुरू किया है। ये मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब जहाँ तक प्रश्न कोरोना का है, कोरोना की पहली लहर का तो हमने बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से उसका हमने सामना किया, लेकिन दूसरी लहर जब आई तब इतना अनुमान नहीं था कि कोरोना इतनी तेज़ी से और इतने स्पीड के साथ में इस मध्य अपने ज़िले में, खास करके खरगोन में फैलेगा जी। उस कंडीशन में एकाएक, जैसे हमारे घर में मेहमान 10 व्यक्तियों को रहने की व्यवस्था हो और एकाएक 100 लोग आ जाए जी, तो पूरा सा शुरू में डिस्टर्बेंस होता है, अत्यंत डिस्टर्बेंस होता है। वैसी स्थिति खरगोन ज़िले की भी हुई। यहाँ पर बेड की व्यवस्थाएं थी लेकिन उतनी नहीं थी जितनी चाहिए थी, क्योंकि जितनी एकाएक आवश्यकता पड़ गई। यद्यपि हमारे यहाँ 400 बेड का हॉस्पिटल है और इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और अच्छा काम करने वाले हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद एकाएक जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो एकाएक हमको ऑक्सीजन की क्राइसिस का सामना भी थोड़ा बहुत करना पड़ा। लेकिन मैं प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ 2 तहसीलदारों की ड्यूटी इंदौर में लगाई और ऑक्सीजन प्लांट के पास खड़े रखे उनको। हमारे 2 तहसीलदार लगातार वहाँ खड़े रहे। रोज़ हमारी गाड़ी यहाँ से जाती थी, रोज़ गाड़ी भर के वहाँ से आती थी, तो ऑक्सीजन की हमें कमी उतनी ज़्यादा नहीं अखरी जितनी ज़्यादा और जगह पर परेशानियाँ पैदा हुई। ऑक्सीजन की क्राइसिस ज़रूर थी। और फिर हमारे जो यहाँ के हमारे जन सेवा करने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने भी अब दिल खोल करके ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर दिए और बाहर से ऑक्सीजन बुला करके दिए। हमारे मुस्लिम बंधुओं ने भी, उनके पास जो वेल्डिंग करने के जो ऑपरेटर्स थे, जो और भी जो दूसरे काम के लिए जो उनके पास ऑक्सीजन होती थी, वो ऑक्सीजन भी उन्होंने हमको दी। उसके कारण हम इस क्राइसिस में लड़ने में सक्षम हुए। हम इस उसमें आ जाए कि हम इस क्राइसिस से बहुत अच्छे से बाहर निकले। हाँ, हम उस बोलो जी, आप कहिए ना, कंटिन्यू करिए। तो उस सब के बावजूद हमने जो मेहनत की, हमारे प्रशासन ने भी, स्वास्थ्य विभाग ने भी और हमारी क्राइसिस समिति के सभी लोगों ने क्या, और जिस हिसाब से हमारे विधायकों ने भी मदद की, अपनी जो विधायक निधि थी, उस विधायक निधि का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इस क्राइसिस में हमारे शासन को, प्रशासन को दिया, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस क्राइसिस से निपट सकें। और इसके कारण मैं ये मानता हूँ उसका उनको भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि इस कारण हम, यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार लगातार लगी रही, लगातार हमको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सप्लाई होती रही, हमें इंजेक्शन भी समय समय पर मिलते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधियों की जो मदद रही, हमारे सांसद जी की जो मदद रही, हमारे विधायकों की जो मदद रही, उस मदद के कारण हम इस क्राइसिस में अच्छी तरह से निपटने में सक्षम हुए। और आज बड़ा खुशी का दिन मैं महसूस करता हूँ कि आज खरगोन का सिर्फ एक ही केस है, जबकि कुल 13 केस शायद आज हैं। आप क्या कहेंगे सर इसमें? मेरा कहना, पिछले वर्ष कोरोना की लहर आई थी, उस लहर को, अच्छा वो विश्वव्यापी जो लहर चली थी, उस लहर से हम निपट पाकर
दूसरी लहर का सामना करने की स्थिति में तैयार हो गए थे। तैयारियों में हमारी कुछ कमियां रही थी, निश्चित ही। उन कमियों की वजह से दूसरी लहर जब पीक पे थी उस वक्त थोड़ी सी परेशानी का दौर आया। ऑक्सीजन की कमी रही, इंजेक्शनों की कमी रही। उस कमी को आपदा प्रबंधन की बैठक में सारा सदस्यों ने खरगोन शहर के दानदाताओं की तरफ से जन सेवा करने वाले दूसरे साथियों के साथ मिलकर जिस तरीके से हमने कोरोना को कंट्रोल में किया, आज बड़ी खुशी की बात है कि पूरे शहर के अंदर 2 लाख की आबादी में मात्र 1 केस है। जल्दी से हमें 1-2 दिन के अंदर इस शहर में 0 की स्थिति में निर्मित होंगे और जिले में जो 13 केस है उसको भी हम 1-2 दिन के अंदर 1 अंक में लाएंगे और जिले को जरूर हम जल्दी से जल्दी 0 की स्थिति में लाके खड़ा करेंगे। रही बात कोरोना के उस पीक वाले पीरियड में ऑक्सीजन की कमी, जब देश भर में हम टीवी के समाचार माध्यमों में सुनते थे तो हमारा दिल धड़कता था। हम आपदा प्रबंधन की कमेटी के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार तक में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री तक बात करते थे कि साहब किसी कुछ भी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी खरगोन जिले में और खरगोन में नहीं होना चाहिए। और पूरा प्रयास ये रहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल शहर में सीधे जिन लोगों को जो सामाजिक संस्थाएं शहर में ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही थी वो भी अपना प्रयास कर रही थी और हम भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे थे कि उनको भी शहर में घर बैठे मरीजों को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। और पूरी ताकत से जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन कमेटी और जन सहयोग करने वाले स्वयंसेवी संगठन सबके प्रयासों से ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। कहीं कहीं इंजेक्शन की कमी, इंजेक्शन प्रदेश के बाहर से आते थे, उसके आवंटन में कमी होती थी तो हमने लाखों रुपए इंजेक्शन के लिए भी जिला चिकित्सालय को दिए, ऑक्सीजन के लिए भी करीब 25 लाख रुपए दिए। वो सबका ऐसा सदुपयोग हुआ है कि जिला प्रशासन और जिला चिकित्सालय विभाग के अधिकारियों ने मिलकर दूसरी जो बड़ी महामारी की लहर थी उससे डट के मुकाबला करा और आज परिणाम हमारे सामने सुखद है। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि परिणाम हमारे सामने सुखद है। और जैसा कि अभी महाजन साहब ने कहा था कि कहीं कहीं अव्यवस्थाएं होती है। अगर हमारे घर में कोई 5 मेहमान या 10 मेहमान एक साथ आ जाए तो अब मैं उसी तारतम्य में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक सवाल और उठाना चाहूँगा कि अगर तीसरी लहर, जो कि सुन रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, शायद आप सभी परिचित हैं इससे, अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां हमने अभी से क्या करके रखी है, या हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर चल रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आए तो दूसरी लहर में हमने जो अपनों को खोया है या जो बहुत सारी जवान मौतें हुई है, नुकसान उठाया है, वो हम आगे ना देखें। तो इस बारे में मेरा ये कहना है कि विगत हमारी बैठकों में जी इस बात पर हमने पूरी तरह से इस पॉइंट पर चर्चा की कि तीसरी लहर आएगी तो हमारी क्या तैयारी है। जी तो जो तैयारी सामने आई उस तैयारी के अनुसार खरगोन जिले की 6 विधानसभा है जी और 6 विधानसभाओं में 6 ही जगह ऑक्सीजन के प्लांट डाले जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं आए। बड़वा में विधायक निधि प्लस वहाँ के जो लोगों ने जो कलेक्शन किया, वहाँ की जनता ने जो मदद की, उससे चालू हो रहा है। आपके भगवानपुरा और भिकनगांव में, ये 2 विधानसभाओं में हमारे एनटीपीसी के द्वारा 52 लाख रुपए दिए गए हैं। ये 52 लाख रुपए से वहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट का प्रारंभ होगा। खरगोन में तो डायरेक्ट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। सर, मैं इस पर छोटा सा टूकूंगा आपको। हाँ। मैंने कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हाँ। कि खरगोन में महीने या 15 दिन में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा। तो क्या ऑक्सीजन प्लांट अपने यहाँ अभी चालू होने की स्थिति में आ गया? नहीं, अभी चालू होने की स्थिति में नहीं आया, लेकिन 10-12 दिन के अंदर अब करीब वो चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन बन के पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब ये है कि जिस कंपनी को दिया था उस कंपनी ने पास बहुत सारा काम है, उसके कारण हमारा काम थोड़ा डिले हुआ है। वास्तव में तो हमने उसको समय बहुत कम दिया था, लेकिन उस समय में वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उसने इस बात का वायदा किया कि विदिन 15 दिन के अंदर वो इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो इसलिए वहाँ भी अपना ऑक्सीजन का प्लांट खरगोन में भी डल रहा है, खरगोन में बड़ा प्लांट डल रहा है। तो इसके कारण भिकनगांव, हमारा कसरावत, हमारा बड़वा और हमारा भगवानपुरा, सारी विधानसभाओं में एक बड़े बड़ा प्लांट डल रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे विधायकों की निधि से, वहाँ की जनता के सहयोग से तथा शासन के सहयोग से, तीनों से मिला करके हमने हर जगह 10-10 बेड के आईसीयू बेड तैयार करने की प्लानिंग की है। और वो निश्चित ही अभी जो
परेशानी का खरगोन को सारा लोड खरगोन पे आ जाता है, क्योंकि जिला स्तर पर यही हॉस्पिटल था। बस उसी मुद्दे पे आ रहा था मैं। तो इसलिए सारा लोड जब यहाँ आ जाता था, इसलिए लोड का विभाजन हो जाए ताकि इतना लोड फिर खरगोन में बाद में नहीं आए। सर और कोई तैयारियां जो तीसरी लहर के विषय में पिछले 4 दिवस पूर्व बॉम्बे के अंदर 8,800 बच्चे, अहमदनगर के अंदर 6,300 बच्चे। आज ही मैंने नई दुनिया और दैनिक भास्कर जैसे बड़े समाचार अखबार में पढ़ा कि मध्य प्रदेश में भी किसी जिले के अंदर 10 बच्चे पाए गए। तो ऐसा लगता है कि तीसरी लहर अगर आ गई तो उससे निपटने के लिए, जैसा अभी आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा, हम राजनीति से ऊपर उठ के इस मंच पे भी और कोरोना काल में भी और कोरोना काल के अतिरिक्त सार्वजनिक जीवन में भी हम राजनीतिक से ऊपर उठकर, हम जहां बाबूलाल जी हों, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका सम्मान करते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी अलग अलग हो सकती है, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती, लेकिन शहर के विकास में, शहर की जनता के सहयोग के लिए हम सब एक साथ हैं। जैसा बाबूलाल जी ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट, आपने ही पूछा कि बहुत दिन हो गए नहीं लगा। पहली बैठक में प्रभारी मंत्री जब आए थे उन्होंने कहा 7 दिन में लगेगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आज ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने उस ठेकेदार से व्यक्तिगत फ़ोन पे बात भी करी। उसका ये कहना था कि साहब मेरे पास 8-9 जगह का आर्डर है, मेरी मशीनें विदेश से आने वाली है, आपके पास कोई समस्या नहीं आएगी, उसके पहले मैं लगा दूंगा। उसने आश्वस्त किया कि 1 महीने के अंदर खरगोन के अंदर चालू हो जाएगा। अगर 1 माह में अगर उसका ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगता और खरगोन में कोई असुविधा होती है तो हम निश्चित ही जिला आपदा प्रबंधन समिति के माध्यम से राज्य सरकार से चर्चा करेंगे और दूसरी ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए दूसरे किसी व्यक्ति को प्लांट का निविदा आमंत्रित करके दूसरे से लगवाएंगे। हम केवल एक ठेकेदार के भरोसे नहीं रह सकते। दूसरी बात, तीसरी लहर से निपटने के लिए, जैसा आदरणीय बाबूलाल जी ने बताया, आपदा प्रबंधन की समिति में यह तय हुआ कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 बेड के आईसीयू बने। 10-10 बेड के आईसीयू बनेंगे, लेकिन ये तीसरी लहर जो आ रही है, बच्चों की लहर सुनी जा रही है। मैंने महाराष्ट्र के 2 बॉम्बे और अहमदनगर के समाचार देखे। 10 साल से 18 साल के बच्चे, पेडियाट्रिक आईसीयू की उसकी जरूरत है। मैंने 30 बेड के लिए जिला प्रशासन को बड़े स्पष्ट रूप से चिताया है कि 30 बेड का आप पेडियाट्रिक आईसीयू तैयार करें, एनआईसीयू तैयार करें। और जो हमारा आईसीयू, कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा कोरोना काल में नहीं बोलना चाहिए, हम हमारी बात को उजागर करते हैं कि कोरोना काल के अंदर वो आईसीयू में कभी एसी बंद हो जाता था, कभी वेंटिलेटर बंद हो जाता था। तो मैंने बड़े साफ तरीके से जिला चिकित्सा अधिकारी और सीएमएचओ खरगोन को बुलाकर उनसे निवेदन करा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होना चाहिए। जब मरीज भर्ती हो तो वेंटिलेटर भी चलता रहे, ऑक्सीजन प्लांट भी चलता रहे, ऑक्सीजन भी उनको समय समय पे मिलती रहे। और 30 बेड का हम पेडियाट्रिक आईसीयू, एनआईसीयू प्लस हमारा जो आईसीयू है वो तैयार करके, और 30 बेड का पेडियाट्रिक, तीसरी लहर के बारे में जो बार बार सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर बोलते हैं कि आएगी तो ये 10 साल से 18 साल के बच्चों पे आएगी, तो उसकी हम तैयारी पूरी ताकत के साथ आपदा प्रबंधन समिति, जिला प्रशासन और शहर के जागरूक नागरिकों के साथ मिलकर इसकी तैयारी पहले से करेंगे। और 2 लहर में जिन अपनों को हमने इस शहर में खोया है उसकी पुनरावृत्ति शहर में और इस खरगोन जिले में और इस निमाड़ अंचल में नहीं होगी। और आपके माध्यम से भी जो आपका एक कार्यक्रम चालू हुआ है, मेरा अपना निमाड़, और निमाड़ की आवाज़ बनेगी या डीजियाना न्यूज़, और लाखों की तादाद में खरगोन जिले के अंदर, खंडवा जिला, बड़वानी जिला, बरहानपुर जिला, निमाड़ की आवाज़ डीजियाना के माध्यम से हमको तीसरी लहर में पूरी ताकत से हम निपटने की स्थिति में रहेंगे। ये तो हो गई बात आईसीयू की, बेड की। पेडियाट्रिक जरूरी है, क्या डॉक्टर्स भी हमारे पास उन्हीं अनुपात में है? नहीं, डॉक्टरों की कहीं ना कहीं कमी है। जिला आपदा प्रबंधन समिति के आज से 15 दिन पहले प्रभारी मंत्री के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक में शिशु रोग विशेषज्ञों से भी चर्चा हुई है। और हम चाहते हैं कि जिले भर के जो डॉक्टर हैं उनको शिशु रोग के माध्यम से भी उनको हम ट्रेन करवाएं। जिला प्रशासन भी इस तैयारी में है कि ट्रेनिंग देंगे, ताकि इस तीसरी लहर अगर कोई आपदा की आती है तो उससे निपटने में हमारा पूरा स्टाफ ताकत के साथ निपटेगा। यही खूबसूरती है दोस्तों हमारे कार्यक्रम की, मेरा निमाड़ मेरी आवाज़ की। यहाँ पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब एक मंच पे एक साथ इस आपदा का सामना कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो तीसरी लहर आएगी उस तीसरी लहर को हम लोग किस तरह से रोकें। जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि और कोई ऐसी विपदा नहीं आएगी और हम आगे कोई अपनों को नहीं खोएंगे। ये कब होगा? जब हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक दूसरे पे आरोप लगाने की बजाय एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलें और साथ में कोई अच्छे परिणाम लेके आए।
सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है जो अभी बहुत ज्वलन चल रहा है, अक्सर व्हाट्सएप वगैरह या कोई भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज खरगोन मुख्यालय पे। ठीक है ना। मैंने कुछ सुना था, थोड़ा सा मैं अपना हाँ, बिल्कुल। मैंने कुछ सुना था कि शायद महेश्वर में आ गया था, पेपर में भी आया था, सभी लोगों ने पढ़ा भी था। उसके बाद से फिर पता नहीं कहाँ कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत गई, शासन प्रशासन या राज्य शासन या केंद्र शासन, कहाँ किस तरह से क्या प्रॉब्लम आया, एक आम आदमी का प्रश्न है। और एक आम आदमी होने के नाते मुझे भी केवल उतनी ही जानकारी है जो मैं पेपरों में पढ़ता रहता हूँ या सोशल मीडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनसे कुछ जानकारी ले लेता हूँ। इस बारे में जी मेरा इस प्रकार से निवेदन है जी कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज जी 2017 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जी घोषणा की कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। जी उस हिसाब से खरगोन में मेडिकल कॉलेज हर्षवर्धन जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने स्वीकार भी कर दिया, पत्र भी बना के दिया कि खरगोन में संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए। एग्जैक्ट। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 15-16 महीने बीच में जी कांग्रेस की सरकार रही और महेश्वर की हमारी मंत्री विजया लक्ष्मी साधो स्वास्थ्य मंत्री रही। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं इसको गलत नहीं मानता कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे विधानसभा का विकास हो। तो उन्होंने जो सोचा, जैसे सुभाष यादव उस समय बने, डिप्टी सीएम बने, तो हम यदि ये कहें कि यार वो कॉलेज वहाँ पर ले गए, फार्मेसी कॉलेज वहाँ ले गए, कि इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर ले गए, कि शक्कर कारखाना वहाँ ले गए, तो ये मैं उसको वैसा नहीं मानता। मेरी मान्यता ये है कि जो विधायक बनता है तो उसकी एक अपनी सोच होती है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के प्रति ज़्यादा जागरूक काम करे। तो उन्होंने वो कॉलेज को उन्होंने अपने क्षेत्र में महेश्वर में करवा दिया। बाद में कुछ विवाद होने के कारण महेश्वर से वो कॉलेज मंडलेश्वर गया और फिर उसके बाद में वो कॉलेज निरस्त हो गया, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में बड़ा क्षेत्र वो नहीं था जी। तो इसलिए खरगोन में कॉलेज खुलेगा, इसका हमको पूरा विश्वास है। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे कांग्रेसी बंधु और हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं वो सब मिल करके इस बात के लिए प्रयासरत है, जनप्रतिनिधि और जन सामान्य भी, कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खुले और हम उसको खुलवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसको लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और खरगोन में मेडिकल कॉलेज लाएंगे ही। क्योंकि खरगोन का एरिया भी सर बहुत बड़ा है। खरगोन का एरिया अगर देखें तो आसपास हमारे ग्रामीण अंचल के बहुत सारे गांव लगे हुए हैं। खरगोन सबकी आस खरगोन पे रहती है। तो खरगोन की 3-4 बातें हैं जी। मेडिकल कॉलेज की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि 300 बेड का हॉस्पिटल, हमारे 400 बेड का हॉस्पिटल है जी। उसकी सबसे बड़ी बात होती है कि वो ऐसी जगह पे हो जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सके, ज़्यादा जनता लाभ उठा सके। तो खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सेंटर में होता है और इसलिए, और ख़ास करके खरगोन के आसपास 2 विधानसभाएं, भिकनगांव और भगवानपुरा, ये 2 विधानसभाएं आदिवासी बाहुल्य है। तो इस हिसाब से, और यहाँ कोई ज़मीन की कमी भी नहीं है, ज़मीन जहाँ शासन चाहे, जहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता होगी, जो स्थान उपयुक्त होगा, हम सब मिलकर वहाँ पे ज़मीन अलाट करा देंगे। तो ये तीनों जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो हम खरगोन में कर देंगे। तो निश्चित रूप से खरगोन में ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। क्या कहेंगे सर आप? 2019 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी जी। तो सरकार के अंदर चिकित्सा शिक्षा मंत्री महेश्वर क्षेत्र की विधायक आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो हुआ करती थी। उन्होंने अपना प्रयास करा, वो प्रयास में सफल भी रही। उस दौर में कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि साहब महेश्वर के अंदर उनने एक मेडिकल कॉलेज ले लिया, इस बात का आप विरोध करें। मैंने शहर से उस दौर में जब ऐसा नहीं था, बताऊंगा कैसा था। उस दौर में ऐसा नहीं था तो मैंने कहा कि मेडिकल सुविधा के लिए, मेडिकल कॉलेज की सुविधा के लिए हमको 140 किलोमीटर अगर जाना पड़ता है इंदौर, तो 40 ही किलोमीटर महेश्वर है। अगर जाएंगे तो हमको 100 किलोमीटर बचेगा। लेकिन कोरोना जैसी महामारी ने ये बता दिया कि महेश्वर नहीं, अब मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता खरगोन के अंदर है। भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें तो खरगोन से 140 किलोमीटर पे इंदौर मेडिकल कॉलेज है, खरगोन से 90 किलोमीटर पे खंडवा में मेडिकल कॉलेज है, खरगोन से 170 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में धुलिया में मेडिकल कॉलेज है। धुलिया और खंडवा के मेडिकल कॉलेज के हम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं लेते हैं। जनरली हमारे यहाँ चलन स्वास्थ्य सेवा और व्यापार के मामले में हम इंदौर पर आधारित है खरगोन के लोग। तो हम चाहते हैं भौगोलिक दृष्टि से संसदीय क्षेत्र खरगोन का, खरगोन और बड़वानी जिला मिलके है, लेकिन हम भौगोलिक दृष्टि से खरगोन चूंकि आगे है, बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से, इसलिए मेडिकल कॉलेज खरगोन में होना चाहिए। मैं अभी इस चर्चा के पहले
आदरणीय बाबूलाल जी से यही चर्चा कर रहा था कि 15, 20, 25 लोग शहर के जागरूक लोगों को आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिले। मैं भी चलूंगा। और निमाड़ के अंदर अभी खरगोन जिले में 6 की 6 सीट पर 5 पे कांग्रेस के विधायक, 1 पे निर्दलीय कांग्रेस समर्थित 6 लोग हैं और 6 की मंशा है कि खरगोन जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज आए और जिले के साथ साथ वो खरगोन मुख्यालय पे आए। क्योंकि लोड जो हमने देखा कोरोना का, जिस तरीके बाबूलाल जी ने बोला कि खरगोन के अंदर महेश्वर के भी मरीज आए थे कोरोना में, कसरावत, बड़वा, भीकनगांव, भगवानपुरा, तो लोड खरगोन पे था। इसलिए हमारी पूरी ताकत से हम और बाबूलाल जी और पूरी राजनीतिक से ऊपर उठ के मेडिकल कॉलेज खरगोन में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस कॉलेज को हमको देना चाहते हैं वो जल्द से जल्द दे, आपके इस माध्यम से, डिजियाना के माध्यम से। और मैं तमाम जागरूक लोगों से निवेदन करता हूं कि इसके लिए अगर हमको पूरी ताकत से लड़ना भी पड़ा तो हम सरकारों से लड़कर यथाशीघ्र मेडिकल कॉलेज चालू कराने का प्रयास करेंगे। एक और अभी थोड़ी सी कहीं खबर सुन ली थी कि मेडिकल कॉलेज शायद बड़वानी शिफ्ट हो रहा है, उसमें कहाँ तक सच्चाई? देखो, बीच में यदि आपने सुना हो तो जब क्राइसिस बड़ी उसके ऊपर था, मतलब तेजी पे था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीच में घोषणा की थी कि अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो उस हिसाब से हमारे सांसद जी के नेतृत्व में वहाँ के जो हमारा जो मंत्री जी हैं, वो मंत्री जी, वहाँ हमारे राज्यसभा के सांसद है, उन सब लोगों ने मिल करके अपने जिले के लिए भी मांग की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि खरगोन का कॉलेज वो वहाँ ले गए। वहाँ केवल उन्होंने मांग की है, उन्होंने मांग की है, हाँ, उन्होंने मांग की कि यदि जिला स्तर पर कार्य दिया जाए तो हमको भी दिया जाए। अच्छा, केवल उनका एक मांग गई है, उसके अलावा उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस कार्रवाई के लिए हम सब प्रतिबद्ध है और हमारे साथ सांसद जी भी रहेंगे और सब जन मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से खरगोन में कॉलेज खुलवाएंगे। जब दोनों पार्टी राजी है, दोनों दल राजी हैं, राजनीतिक उठापटक से ऊपर होके जब एक बात कर रहे हैं, दलगत भूमिकाओं से ऊपर आके कि हम सब साथ में प्रतिबद्ध हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, समस्या फिर कहाँ आ रही? मेरा निवेदन है कि बड़वानी को मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन खरगोन का हक न मारा जाए। खरगोन के साथ साथ बड़वानी को भी मिलना चाहिए। बड़वानी में भी इंसान रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के ऐसा सोच है कि प्रत्येक जिले में मिले तो दोनों कॉलेज की एक साथ घोषणा करें, ताकि दोनों कॉलेज में मतभेद कहीं ना कहीं नहीं पैदा हो। बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा हम इस भूमिका से हटके एक अलग प्रश्न पे आते हैं कि आप भी विधायक काफ़ी सफल तरीके से रहे हैं, आप भी अभी विधायक हैं, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो खरगोन के भाग्य में हो या खरगोन को मिली हो, तो उसमें हम क्या क्या गिन सकते हैं? देखो, मेरे कार्यकाल में जब मैं विधायक बना जी, तब जिला हॉस्पिटल बड़वानी में हुआ करता था। जी, आज भी जिला कोट मंडलेश्वर में ही है। जिला हॉस्पिटल तब बड़वानी में था, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल ध्यान है सर मुझे। मैंने अपने प्रयास करके जिला हॉस्पिटल खरगोन में भी चालू किया। बड़वानी का यथावत रहा, पर खरगोन में भी जिला हॉस्पिटल को मान्यता दी। मेरे समय में आपको ध्यान होगा कि मैंने एक प्रयत्न किया था कि खरगोन के लोगों को जो पुराने लोग थे उनको नदी में नौका विहार करने का अवसर हाँ, जैसे पुरानी नौकाएं चलती थी। तो मैंने एक प्रयास किया था कि खरगोन में 2-3 छोटे छोटे से स्टाफ डैम बनाए जाए और स्टाफ डैम बनाकर पानी को पूरा रोका जाए, नदी को पूरा साफ करवाया जाए और नदी के दोनों किनारों पर सड़क बनाई जाए, जिसके कारण लोग टहलते हुए, घूमते हुए अपना शाम का टाइम वहाँ पर गुजारे और उस नदी का आनंद ले। ये मेरी प्लानिंग थी। लेकिन उस समय जो परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियों में गंदा नाले का पानी वहीं मिलता था, खरगोन का पूरा मल, उसको बाहर करने की समस्या थी। उसके बाद में नदी को साफ करने की समस्या थी। उसके बाद स्टाफ डैम बनाने, उसी तारतम्य में मैंने एक स्टाफ डैम बनाया भी और दूसरा स्टाफ डैम का काम शुरू हुआ। लेकिन उसके बीच मेरी विधानसभा का मेरा समय समाप्त हो गया, इसलिए वो काम पूरा नहीं हो। जबकि वो रोड बनी और साथ में एक स्टाफ डैम बना और दूसरा स्टाफ डैम भी बना, लेकिन वो मैं जैसा चाहता था उसके अनुरूप नहीं बन पाया। तो इसके कारण पानी का जितना स्टोरेज वहाँ होना चाहिए था उतना स्टोरेज नहीं हुआ। तो अब उसको फिर से दुरुस्त करने की आवश्यकता है और नदी को पूरा साफ करने की आवश्यकता है, ताकि इसमें हमारे यहाँ के लोग भी दोनों किनारों पर अच्छी बढ़िया लाइटिंग लगी हुई हो और शाम के टाइम में लोग टहलने के लिए वहाँ पर जाए। और क्योंकि वहाँ पर 3 बड़ी बात है, वहाँ पर मस्जिद भी है, वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर गुरुद्वारा भी है। तो इस प्रकार से वो एक तीर्थ स्थान जैसा स्थान है
और हमारी जो कुंदा नदी है ये उत्तर की ओर बहती है। जी। जहाँ जहाँ उत्तर की ओर नदी बहती है, जैसे वाराणसी में या काशी में, काशी का क्यों महत्व है, वहाँ का गंगा का क्यों महत्व है, इसलिए कि वहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है। तो जो उत्तर वाहिनी नदी होती है उसका विशेष महत्व होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ की नदी भी उत्तर वाहिनी है। तो मैं सोचता हूँ कि वो भी एक तीर्थ स्थान जैसी होगी, नवग्रह मंदिर पास में है, तो उसको अपन डेवलप करें। ये मेरी एक सोच थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। भविष्य में जब कभी अवसर आएगा मैं उसको ज़रूर अपने लोगों के माध्यम से, अपने माध्यम से उसको पूरा करूँगा। तीसरी बात थी, जब मैं विधायक था उस समय मैंने खरगोन में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ कराया था, शायद आपको ध्यान होगा। वो पायलट प्रोजेक्ट अभी मेरे कार्यकाल तक चला, लेकिन क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे आदिवासी के बच्चे भी, हमारे यहाँ के बच्चे भी पायलट का काम सीखें, लेकिन उसको आने वाले जो भी शासन था, जो भी लोगों के हाथ में बागडोर रही राजनीति की, वो लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो वो यहाँ से चला गया। इसके साथ में मेरे समय में जो आईजी कार्यालय था, ये आईजी कार्यालय पहले खंडवा में था, आपको ध्यान खंडवा रेंज, उसको हमने खरगोन लाया। खरगोन में मैंने एलएलएम खुलवाया था, आपको ध्यान होगा। उस समय खरगोन में एलएलएम था, लेकिन बात की हमारी कुछ कमियों के कारण यहाँ से एलएलबी भी चला गया था और एलएलएम भी चला गया था। चूँकि अब एलएलबी रवि भाई के कार्यक्रम में चालू हुआ है, मैं उनको बधाई देता हूँ और इस बात के लिए उनसे आग्रह भी करता हूँ कि वापस एलएलएम को खरगोन लाया जाए, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे भी अच्छे बढ़िया बड़े लायक बन सकें। तो इस प्रकार की मेरी एक योजनाएँ थी खरगोन को स्वच्छ बनाने के लिए, खरगोन को सुंदर बनाने के लिए। उसके लिए मैंने लगातार प्रयत्न किए और बहुत कुछ कामयाबी भी मुझे उसमें मिली है। मैं सोचता हूँ कि आगे इसी प्रकार की कामयाबी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले सालों में खरगोन में ये सब चीज़ें फिर देखेंगे। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने जो काम किए थे वो बहुत बेहतर कार्य थे, लेकिन आज भी हम देखते हैं तो आत्मा द्रवित हो जाती है जब पुल के पास से गुजरते हैं। तो जैसे आपने कहा कि उत्तर वाहिनी नदी अपने आप में पूजनीय होती है, वो उस उत्तर वाहिनी नदी जो पूजनीय है, जिसके किनारों पे गिरजाघर है, जिसके किनारे पे मंदिर है, जिसके किनारे पे मस्जिद है, उसी में इतनी जलकुंभी है कि हम हाथ में उसके पानी लेके आचमन भी नहीं कर सकते। तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी कभी ये देख पाएगी कि कुंदा में जल है, और जल है तो साफ जल है? मैं आपके माध्यम से, प्रत्येक वर्ष कुंदा सफाई अभियान होता है। पिछले 2 वर्षों कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ। कोरोना की महामारी ऐसी थी कि लोग डरते थे। अभी भी है कि घरों से बहुत आवश्यक हो तो निकल रहा है, और हम आपके माध्यम से जनता से अपील बार बार करना चाहेंगे कि बगैर मास्क से नहीं निकले, आवश्यक हो तो निकले, ज़्यादा समय तक बाजार में न रहे, भीड़ में एकत्रित न हो, सावधानी बरतें और कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ पाएँ, निपट पाएँ। कुंदा का सफाई अभियान इस तरीके से चलाएंगे कि कभी कुंदा में जलकुंभी नहीं दिखे। बाबूलाल जी का सपना था, उस वक्त हम सबका बाबूलाल जी को साथ था कि खरगोन में विकास होना चाहिए, सभी का साथ था। हमारा सपना, सबका सपना जो है वो अधूरा है, उसको हम सब मिलकर वापस पूरा करेंगे। रही बात मेरे विधायक बनने के बाद, शासन के द्वारा 500 करोड़ से अधिक की एक लिफ्ट इरिगेशन योजना थी, खरगोन सिंचाई परियोजना, जो अधूरी पड़ी थी उसको ताबड़तोड़ चालू करवाई। लेकिन वो उस दौर में बनी थी कि 1 वर्ष नहीं चली कि उसकी पाइपलाइन खराब हो गई, तालाब खराब हो गया। उसके लिए हमने 125 करोड़ रुपए फिर मंजूर कराए। तालाब अभी पूर्ण रूप से रिपेयर हो गया, पाइपलाइन रिपेयर हो रही। अभी आपकी चर्चा के पूर्व में बाबूलाल जी से वही चर्चा कर रहा था कि 1 नवंबर से उस तालाब में पानी आ जाएगा, और खरगोन ब्लॉक के मेरी उम्मीद है कि 80% किसानों को उस तालाब से पानी मिलेगा। जो 20% रहेंगे उन लोगों के लिए हमने कोंडापुरा से 350 करोड़ रुपए की योजना मंजूर कराई थी कांग्रेस की सरकार में। उस योजना का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारा प्रयास होगा कि अगले वर्ष अगर जब गेहूं की बोनी होगी तो इन दोनों योजनाओं में पानी आ जाएगा और लोग इन दोनों योजनाओं के माध्यम से अपना गेहूं बोएंगे, और नर्मदा का पानी निमाड़ अंचल के एक एक गाँव में हमारा प्रयास होना चाहिए, एक एक खेत तक पहुँचे, ताकि किसान समृद्ध होगा तो खरगोन समृद्ध होगा, और खरगोन समृद्ध होगा तो प्रदेश और देश समृद्ध होगा। रही बात खरगोन शहर में, हम पानी की समस्या से शहर जूझता रहा है। कुंदा नदी पे एक बड़ा डैम बना है देजला देवाड़ा, उसमें गर्मी के दिनों में वहीं से पानी आता है और खरगोन नगर पीता है। तो हमारी सोच थी उस दिनों में कि नर्मदा का पानी हम खरगोन की जनता को पिलाएं, जो पिपरी टैंक में आ रहा है। उससे हमने खरगोन पिपरी डैम से खरगोन कुंदा में वाटर वर्क्स तक पाइपलाइन भी डाल ली है,
और आवश्यकता जैसी पड़ेगी तो हम नर्मदा का पानी शहर की जनता को साफ सुथरा पानी भी पिलाएंगे। खरगोन साफ हो। खरगोन की फल और सब्जी मंडी के लिए हमारा प्रयास था, प्रयास रहेगा अभी भी, कि हम कृषि उपज की अनाज मंडी जो विस्तान रोड पे उसको उसमें शिफ्ट कर दें, ताकि खरगोन शहर की जनता को जो और व्यापारियों को, सब्जी के व्यापारियों, फल के व्यापारियों, उनको जो परेशानी का सामना होता है वो सामने से दूर हो जाए। खरगोन के हमने एक मिर्ची मंडी नई स्थापित करी थी, वो बन के चालू हो गई। उसमें अभी फल और सब्जी का थोक का काम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो अनाज मंडी, इसको भी उठा के शहर के बाहर ले जाए और अनाज मंडी के अंदर फल और सब्जी मंडी का काम चले। और खरगोन शहर के विकास में खरगोन की जनता जैसा बोलेगी, हम राजनीति से ऊपर उठ के उस काम को करने के लिए पूरी तत्पर तैयार है। पूरी ताकत के साथ सरकार से उस मांग को रखेंगे, मांगे मंजूर कराएंगे और खरगोन का विकास करेंगे। उसमें विशेष रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने जैसी भी चीज़ें हैं। महिलाओं को न्याय मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसान को पानी मिले, बीज मिले, खाद मिले, तो निश्चित ही हम चौतरफा विकास कर पाएंगे। एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी अभी आया था, मैंने बीच में भी पूछा था कि आज भी जिला न्यायालय मंडलेश्वर में है। हमारा एरिया या हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं, दोनों समृद्ध जनप्रतिनिधि हैं। आज अगर झिरनिया में या झिरनिया के छोटे से गांव में किसी को केस लड़ना होता है तो वो पूरा खरगोन उठ के खरगोन के बाद फिर मंडलेश्वर जाता है, जो कि उसकी आर्थिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाता है और उसको एक ट्रैवल भी लंबा करना पड़ता है, यात्रा भी लंबी करनी पड़ती है। बहुत समय से खरगोन में मांग है कि जिला न्यायालय यहाँ खरगोन में हो। क्या कभी हो पाएगा ये पूरा सर? जिला न्यायालय को लेके मेरे सामने मेरे समय में 3 बार प्रयास हुए जी। एक बार हम यहाँ से सारे वकीलों को लेकर के भोपाल गए, यहाँ से वहाँ से सब पास करवाया और अंत में वो, चूँकि उस समय विधायक वहाँ के भाजपा के ही थे जी। इसके कारण उन्होंने कहा कि मैं तो भूख हड़ताल कर दूंगा और मैं तो ये कर दूंगा मुख्यमंत्री के सामने, तो वो थोड़ी चीज़ आगे पीछे हो गई। उसके बाद में जब जिलाध्यक्ष बना जी, उस समय हमने एक समग्र प्रयास किया, पूरी ताकत के साथ प्रयास किया और मैं सोचता हूँ वो प्रयास 90% सक्सेस हुआ। ऊपर तक बात गई, सब कुछ हुआ और ये भी हुआ कि भाई वापस वो खरगोन आ जाएगा जिला। और इसी के तारतम्य में आपको ध्यान होगा, खरगोन में जो न्यायालय है उसके बीच में, दोनों न्यायालय के बीच में आपने देखा काफ़ी गैप थी। वहाँ पर वो जो काफ़ी गैप में बेचारी महिलाएं बाहर से आकर के कभी कभी ये भी दृश्य देखने को मिलता था कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए वहाँ छाँव तक नहीं थी। हमारे जितने भी मतलब जितने भी लोग आते थे वो लोग धूप में खड़े रहते थे और यहाँ तक कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब जगह जगह जो हमारे लोग बैठते हैं और उनको कोर्ट की जो मदद करते हैं वो सब लोग भी बाहर ही बैठते थे, जो धूप के अंदर होता था। उसके लिए हमने 35 लाख रुपए हमारे सांसद निधि से पास करा के, आपने मालूम हो, हमने एक शेड बनवाया। और उस समय के जो मजिस्ट्रेट थे हमारे माननीय गंगाचरण जी दुबे, उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत अच्छी तरह से उठाया, बहुत अच्छी तरह से ऊपर तक ले गए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य भी समझो कि उस समय उसके बाद में हमारी सरकार चली गई और वो बात वहीं तक रही और इस बीच हमारे जो दुबे जी थे उनका ट्रांसफ़र भी देवास हो गया। तो वो जो हमने एक मुहिम चलाई थी, वो मुहिम कहीं ना कहीं अटक गई है। उसको पूरा करने के लिए हम फिर भरसक प्रयत्न करेंगे। कैसे प्रयास करेंगे? मैंने आपको बोला कि खरगोन की जनता की जैसी मांग होगी उस मांग पे हम पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़े रहेंगे और जिस ताकत से जहां बात रखना होगी रखें। खरगोन की जनता की जो इच्छा होगी, जैसे आपने बताया जिला कोर्ट में जाने आने में भी समय लगता है, ये बात निश्चित है, लेकिन खरगोन के हम अभिभाषक संघ से चर्चा करेंगे, उनकी आवश्यकता के अनुसार जहां जिस स्तर पे जिस मंच पे बोलना होगा बोलेंगे और पूरी ताकत से उनकी बात रख के प्रयास हमारा भी होगा कि जिला कोर्ट खरगोन के अंदर होना चाहिए। अब बात आती है, आधा कार्यकाल मेरे ख्याल से तकरीबन पूर्ण हो चुका है, अब समय बचा है आधा। इसमें हम अब वर्तमान विधायक आदरणीय रवि जोशी जी से ये पूछना चाहेंगे कि रोड मैप उनके पास क्या है जिससे कि खरगोन के विकास को एक द्रुत गति का इंजन लगा सके। पहले भी चर्चा हुई, खरगोन के विकास के लिए हम एक जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज की जो हमारी मांग है उस पर अमल करवाएं सरकार से। खरगोन में मेडिकल कॉलेज हो, खरगोन में अच्छी चौड़ी सड़कें हो, खरगोन नगर की जनता को पीने का साफ पानी मिले, खरगोन क्षेत्र के जो किसान पानी से सिंचाई के लिए वंचित रह गए उन गांव के लिए सिंचाई की योजनाएं बनाए कि इस 2.5 साल के अंदर उनके खेतों तक पानी पहुंचाएं। और विशेष रूप से खरगोन में जो एजुकेशन के कोर्स, इस चर्चा में हुआ था कि बाबूलाल जी के
उस दौर में जब बाबूलाल जी विधायक होते थे एलएलएम की क्लासें खरगोन में चालू हुई थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि एलएलएम की क्लासें तो बंद हुई साथ में जो बरसों से 50 साल से एलएलबी की क्लासें चलती थी वो भी बंद हो गई। हम लॉ कॉलेज, हमने, हमारी सरकार बनी, लॉ कॉलेज ताबड़तोड़ हमने मंजूर कराया, लॉ कॉलेज का निर्माण चल रहा है। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को, शहर के विद्यार्थियों को बताने में कोई संकोच नहीं होगा कि हम अगले शिक्षा सत्र में लॉ कॉलेज को चालू करेंगे। और बाबूलाल जी का अधूरी चीज़ थी कि बाबूलाल जी लाए थे एलएलएम क्लासेस, उन क्लासेस को हम जल्दी से जल्दी खरगोन में भी लाएंगे एलएलबी के साथ। और रही बात रोजगार से संबंधित जितने कोर्स पूरे दुनिया में होते हैं, उन कोर्सेज को हम प्रयास करेंगे कि खरगोन में बैठे हुए बच्चे खरगोन में ही करें, उन कोर्सेज को लाएंगे और बच्चों को यही कोर्स उपलब्ध कराएंगे। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले इस पर हम काम करेंगे, और इस काम में भी राजनीति से ऊपर उठ के ही करेंगे। खरगोन क्षेत्र की तमाम वो जनता जो जैसा चाहेगी वैसा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद आप दोनों का, जो आपने इस कोरोना काल में इतने व्यस्त होने के बावजूद भी समय निकाला। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मेरा निमाड़ मेरी आवाज़, केवल ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये खरगोन के हर उस बंदे की आवाज़ है, एक आम आदमी की आवाज़ है। एक हर व्यक्ति जो इस कार्यक्रम से जुड़ा है, हर व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, ये उसकी आवाज़ है। जल्दी हम मिलते हैं एक और स्पेशल एपिसोड के साथ। धन्यवाद। रुके ना तू, थके ना तू हार कभी मानना, चट्टान सा रख हौसला और खुद को पहचानना। देख आसमां को और ऊंची उड़ान रख, अर्जुन के तीर की तरह तू लक्ष्य पर ही ध्यान